भी थे गांव में कराएंगे। तो फिर अभी जादू जी ने सुबह बताया था कि पुकार में स्मृति विज्ञान वाला ही कर सकता है, ऐसी नहीं, कंडीशन है। प्रहरी प्रहरी जो बनेगा ना वो स्मृति विज्ञान वाला बंदा ही बनेगा, अच्छा। या फिर तो संस्कार पुकार वाला तो बंदा। तो पुकार जो जो है व्यवस्था, पुकार का जो प्रकल्प है हम्म, वो प्रहरी के लिए ही है। हाँ प्रहरी, मतलब बिना फैकल्टी के वहां कैसे बच्चे आएंगे? हाँ हाँ। तो यानी कि जो स्मृति और संस्कार के विद्यार्थी हैं वो ही प्रहरी बन सकते हैं। हाँ प्रहरी वही बन सकते हैं, या नहीं है तो वो- पहले एडमिशन ले लो, साथ के साथ भी चल सकता है। तो आज ही एडमिशन हाँ, लिया है तो तो कोई। वो ही प्रहरी बनेंगे और वही पुकार का प्रकल्प चलाएंगे, ऐसा हाँ है। हाँ, भाई उनकी ट्रेनिंग चलेगी साथ साथ। शुरू में क्या है, शुरू में ये अवसर दिया था, मतलब मेरे ख्याल से महीने 2 महीने ये अवसर दिया था कि भाई जिसको प्रहरी बनना हो तुरंत बताएं, अपनी व्यवस्था कर ले, इतने समय तक आपने प्रार्थी तलाश ले। 9 प्रार्थी की आवश्यकता मिनिमम होती है, तो 9 प्रार्थी होने के बाद में उनको प्रहरी बना देते हैं। लेकिन वो टाइमलाइन थी, उसको 1-2 बार बढ़ाया भी था, लेकिन जितने बनने थे उतने बन गए। अब जो नियमावली से यही है, क्योंकि देख दो, दूसरी बात तो क्या है इसमें, सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी फैकल्टी, आप ये सोचो कि फैकल्टी, प्रहरी आपका एज ए फैकल्टी है मॉडर्न स्टाइल से। यदि आपकी फैकल्टी ही रद्दी होगी, यो को काम की नहीं होगी, तो आप बताओ कि फिर समाज में प्रतिनिधित्व तो करेंगे पालनहार का? जी जी। तो फिर वो तो इतने बल्क में फिर आपने नेगेटिविटी फैला दी वहां। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, वो तो फिर थू थू हो जाएगी चारों तरफ। इसलिए शुरू में क्योंकि मंच से ही संबंधित लोग थे, इन्हीं को ऑफर दिया गया था कि भाई आप में से कोई चाहो आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये मंच वाले लोग तो कहीं ओपीडी में, पीएसएफ में, इधर उधर नियमित से ही रहते हैं थोड़ा, इनको दिया गया था जिसमें कुछ बन गए थे, ये बात है। और इसलिए पुकार, हम। वो जो पुकार में वहां पे जो 1 घंटे का रहता है जो, हम्म। तो वो प्रहरी उनको आप मतलब उपलब्ध कराया जाता है ना, पालनहार उपलब्ध कराते हैं ना कि वो 1 घंटे वहां क्या करना है। हाँ उपलब्ध कराते क्या, उन्हीं में से कोई भी प्रहरी बन जाए, वो क्राइटेरिया पूरा कर दे बन जाएगा। उपलब्धता की कोई बात नहीं है, कोई वहीं का लोकल कोई हो, उनमें से वो कोई कह दे साहब हमारा बच्चा प्रहरी बनेगा, तो बन जाए। उसकी क्राइटेरिया ये है कि 9 प्रार्थी होने चाहिए और वो बच्चा संस्कार में होना चाहिए। तो उसको अपन संस्कार पाठ्यक्रम या स्मृति पाठ्यक्रम कह के नहीं बोलते हैं, उनको बोलते हैं कि देखो साथ साथ आपकी ट्रेनिंग भी करवाएंगे और आपको ट्रेनिंग देना भी होगा। तो छोटे बच्चे हैं तो उनकी 13 साल की ट्रेनिंग करवाएंगे, और बड़े हैं तो उनको, जैसे कि स्मृति की बात अपन करें तो 7 साल की ट्रेनिंग कराएंगे। तो आपकी ट्रेनिंग भी साथ साथ होती रहेगी और आपका आगे का प्रशिक्षण आप देते भी रहेंगे लोगों को, ये साथ साथ चलता रहेगा। जी। प्रार्थी जैसे मान लो एक गांव में मान लो एक प्रहरी नियुक्त हो गए, जैसे कि ये जहांगीर साहब चला रहे हैं, तो प्रार्थी जो 9 है मतलब, तो उनको भी तो रोज रोज की दिन प्रतिदिन जो मतलब कुछ व्यवस्था होगी ना वहाँ पे, वो प्रहरी जो उनसे क्या करवाते हैं, या क्या एक तरीके से सिलेबस टाइप जो होता है वो क्या होता है। देखो सिलेबस समय समय पर यहाँ से दिया जाता है, सिलेबस समय समय से यहाँ से दिया जाएगा। वो सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं होगा कि जो वो करा नहीं पाएंगे, सब करा पाएंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद में सब हो जाएगा, पहली बात तो। दूसरी बात यह है कि प्रार्थी और प्रहरी दोनों मिलकर पुकार करते हैं, दोनों मिलकर के पुकार करते हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं, वो तो उनको कुछ सोचना नहीं, दिया यहीं से जाएगा। और क्या क्या कवर होते हैं उसमें, मतलब उसमें जैसे कहते हैं ना कि कवरअप क्या क्या ले लेंगे आप, किन किन पॉइंटों को छुएंगे आप, तो उसके लिए जी। एक पोस्ट है जो आपको भेज दी जाएगी।
आप देख लेना। बाकी पुकार से संबंधित कुछ पंपलेट्स बनाए भी हैं अरविंद जी ने, वो भी भेजने से आपको पता चलेगा भाई क्या क्या चीजें छुएंगी। देखो मैं आपको एक, आप खैर आए आते नहीं है ना नियमित, नहीं पहले बहुत अच्छे से पुकार पे चर्चा हुई है। देखो मूल ध्येय क्या है पुकार का, पुकार क्यों है, मतलब क्या कारण है पुकार के लिए। उसका मूल ध्येय यह है कि यदि विप्र नहीं बचेगा, ब्राह्मण नहीं बचेगा, तो संस्कृति नहीं बचेगी, नंबर 1। जी दूसरी बात यह है, श्री गौमाता नहीं बचेगी तो संस्कृति और सनातन नहीं बचेगा। जी तीसरा ध्येय यह है कि यदि मंदिर और मठ आपके नहीं बचेंगे तो आप नहीं बचेंगे। जी और चौथा ध्येय यह है कि यदि आपके बच्चे नहीं बचेंगे तो फिर आपकी वंश वैसे खत्म हो गया ना। जी इस ध्येय के, ये जो 4 ध्येय आपने बताए, नहीं, ये मैं मतलब बता रहा पुकार की आवश्यकता को इंगित कर रहे हैं। हूँ, नहीं मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप सुनो। वो तो बहुत विस्तार बेनिफिट्स हैं पुकार के, लेकिन मैं बेसिक्स बता रहा हूँ कुछ। ब्राह्मण, श्री गौमाता, मंदिर, आपकी संतान, आपकी मातृशक्ति मतलब बच्चियां वगैरह, आपकी निजी सुरक्षा है, आपका स्वास्थ्य, यदि ये नहीं होगा तो ऐसे इनके बिना समाज की कल्पना कैसे हो सकती है, आप विचार करो। जी जी कैसे होगी इसके बिना समाज की कल्पना करो। इनके बिना, इन सब के बिना समाज का सर्वाइवल, सनातन समाज जिसको कहते हैं, उसका संभव है क्या? जी नहीं है, वही आजकल हो ही रहा है। इनका अभाव हो रहा है तो दुष्परिणाम आ रहे हैं। हम्म तो, तो अब देखो विप्र जो है, ब्राह्मण जो है, वो क्यों यहाँ पर बचेगा, कैसे बचेगा? क्योंकि ये पुकार की पाठ्यक्रम मंदिरों में होता है। कहाँ होता है? मंदिर में होता है। मंदिरों में है। और सार्वजनिक मंदिरों को प्राथमिकता देते हैं, तो मंदिर में होता है। अब होगा क्या, होगा क्या यदि एक मंदिर के अंदर आप ऐसा कोई पाठ्यक्रम शुरू करते हैं जिसमें आप ये कहते हैं कि 3 दिन से बालक को भेजना है 1 घंटे के लिए, और शुल्क के नाम पे 600 रुपए प्रति माह लेना है, या फिर वार्षिक 6,000 रुपए दे सकते हैं। तो ऐसे केस में आपके बच्चे को उसी मंदिर से नौकरी का लेटर मिल जाएगा, वही पुजारी जी आपको लेटर दे देंगे नौकरी का। अब जी आप ये बताओ, वर्तमान समाज में इस संदेश को यदि जनता तक पहुंचा दें तो क्या जनता इसमें रुचि नहीं ले सकती? हाँ बिल्कुल, नौकरी के नाम पे तो सब रुचि लेने लगते हैं। 100% गारंटेड है, मतलब 100% सबका कैंपस प्लेसमेंट वहीं की वहीं मिल जाएगा उनको। दादा एक तो, हाँ इसमें मेरे 2 प्रश्न बन रहे हैं इस समय, आगे फिर बढ़ेंगे। एक तो हम्म वो मतलब उसको सप्ताह में 3 दिन जाना है 3 दिन बच्चे को ना। लाइव, 3 दिन तो फिजिकली मंदिर जाना है, और बाकी शेष 4 दिन ओपीडी में बने रहना है। 4 दिन ओपीडी में बने रहे। सह परिवार बने रह सकते हैं। कारण क्या है, कोई मान लो अपनी हारी बीमारी हो, छोटी मोटी बात हो, तो उन बच्चों के लिए ओपीडी फ्री है। जी तो क्या होगा कि वो बच्चा बीमार नहीं होगा, उस बच्चे की बॉडी में जहर नहीं जाएगा, जहर नहीं जाने से उसके अंग खराब नहीं होंगे, वो बच्चा एक राष्ट्र के लिए उत्तम कोटि का बालक रहेगा। दूसरी बात यह है कि ओपीडी में परिवार आना क्यों मैंडेटरी है,
क्योंकि परिवार को ये भी पता चलना चाहिए कि मेरा बच्चा कहाँ से संबंधित हुआ है और कहाँ जा रहा है। जी जी तो इससे परिवार को भी मोटिवेशन मिलेगा और परिवार भी इसमें निष्ठा के साथ में, अपनी ऊर्जा के साथ में सहयोगी बनेगा। जी तो मतलब परिवार वो तो निःशुल्क ही, परिवार के सारे सदस्य बैठे, क्या दिक्कत है। और रही बात मंदिर में जाने की, तो मंदिर में भी परिवार जा सकता है, रोक टोक नहीं है। लेकिन निःशुल्क वाले अलग बैठते हैं, शुल्क वाले अलग बैठते हैं। शुल्क वालों को ड्रेस कोड होता है, निःशुल्क वालों को नहीं होता है। शुल्क वाले प्रार्थियों का यहाँ पे मतलब त्रैमासिक एग्जाम लगता है और वर्ष में 4 एग्जाम लगते हैं। फाइनल स्कोर में जो विजेता होता है उनको आपस में कंपटीशन में जो विजेता होता है, जैसे कि 2 गांव का कंपटीशन हुआ तो गांव के लेवल पे विजेता कौन है, इसी तरह से तहसील हेडक्वार्टर पे विजेता कौन है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो उन विजेताओं को केस मतलब सम्मान सर्टिफिकेट, केस, नगद राशि, ये भी अपने वार्षिक उत्सव महोत्सव में दी जाती है मोटिवेशन के बतौर। तो वो सारी चीजें विद्यार्थियों पे एप्लीकेबल है, पेड विद्यार्थियों पर, अनपेड पे नहीं है, या फिर जो अतिथि है उन पे नहीं है। तो अब बात यह है कि आपके बच्चे को आप ही के घर में नौकरी की गारंटी देने वाला दुनिया का एकमात्र प्रकल्प पालनहारी है। दूसरी बात क्या है, आपके बच्चे के स्वास्थ्य की कदर फिक्र करने वाला एक प्रकल्प मात्र पालनहार ही है। जी तीसरी बात क्या है, आपके बच्चे की सुरक्षा की फिक्र करने वाला प्रकल्प भी एकमात्र पालनहार है। अब बोले आप बताओ कि वो कैसे, क्योंकि पालनहार में कोई ऐसा डिफेंस का सिस्टम तो है नहीं। वो ऐसे है कि एक तो विद्यालय का ड्रेस कोड स्वयं में अपने आप में मतलब दुष्ट दुराचारियों को कोई भी गलत काम करने से पहले थोड़ा सा सोचना पड़ता है। जी, जी उनको मनोवैज्ञानिक प्रेशर रहता है कि क्या पता ये वास्तव में ही मान लो मार्शल आर्ट का एक्सपर्ट माने जाएंगे। जी, जी हाँ, बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। दूसरा क्या है कि फिर वो ड्रेस से प्रभाव पड़ता है, या दूसरा क्या है कि उनको शस्त्र भी हाथ में रखना पड़ता है। हाँ हाँ तो आप ऐसे गांव की कल्पना करो, ऐसे समाज की कल्पना करो जहां बच्ची है, बालिका है, मातृशक्ति है, बुजुर्ग है, बच्चे हैं, हर व्यक्ति अपना दंड शस्त्र लेके चलता है। वहां पर किसी भी तरह का चोर, उचक्का, बदमाश, लुच्चा, लफंगा, बलात्कारी गलत काम करने के पहले 10 बार सोचेगा या नहीं सोचेगा। बिल्कुल हाँ जी। बिल्कुल सोचेगा। तो अब वो सोचेगा और वो कर नहीं पाएगा, तो नहीं कर पाएगा तो बहन बेटियां सुरक्षित हो गई कि नहीं जी भाई, स्वाभाविक रूप से सुरक्षित हुई। बच्चों को कुत्ते खा जाते हैं, ये भारत के सरकारी आंकड़े कहते हैं 1 घंटे के अंदर 700 कुत्ते बच्चों पर, बूढ़े बुजुर्गों पर, जवानों पर अटैक करते हैं। जी ये भारत का रिकॉर्ड बोल रहा है, मतलब इंडियन रिकॉर्ड। भारत में तो कोई कुत्ता नहीं खाएगा, लेकिन इंडियन रिकॉर्ड ये बोल रहा है 1 घंटे के अंदर 700 बच्चों पर, बूढ़ों पर, बुजुर्गों पर, जवानों पर, मातृशक्ति पर कुत्ते के द्वारा अटैक होता है। अब मेरा ऐसे समाज से या भारत इंडियन गवर्नमेंट से ये प्रश्न है, यदि पूरा गांव का गांव, पूरा समाज यदि दंड लेकर के चलेगा तो इन कुत्तों के अटैक से बचेगा या नहीं बचेगा। बिल्कुल बचेगा।
तो 700 में से मान लो 70 मौत भी हो रही है, तो आपने 1 घंटे में 70 जनों को जीवन दान दिया या नहीं दिया है? जी ये दंड जो है, सरकार चिल्लाती है, पता नहीं क्या क्या नाटक करती है, नौटंकी करती है, कोविड आ गया, ये आ गया, फलाना आ गया, उसे ये कुत्तों के अटैक से जितने लोग मर रहे हैं प्रतिदिन, उतने कोविड से नहीं मर रहे हैं। ये जानकारी नहीं आम समाज को। जी, सही बात है, बिल्कुल। तो सरकार वहां इतना अरबों खरबों रुपया बर्बाद करती है, बहा देती है, लेकिन समाज को प्रेरणा नहीं दे सकती। भाई अपनी सुरक्षा के लिए आप अपना दंड लेके चलो, उसमें कौन सा कानून पास है, कौन सा अप्रूवल लेना है कहीं से? आप अपना दंड लेके बाजार में बच्चों को भेजो, अपना दंड दे के भेजो, विद्यालय में बच्चों को भेजो, अपना दंड दे के भेजो। तो यदि इतनी सी व्यवस्था भी वो कर ले, दूसरी बात, इससे कम अटैक मात्र शक्ति के ऊपर जो उनके गले की जो चेन है उसको तोड़ने के भी नहीं होते हैं। मतलब इतने से जी ज्यादा हर घंटे में माताओं पर अटैक होते हैं, माता बहनों पर, उनकी चेन खींचने। बिल्कुल होते हैं। लेकिन मैं एक पूछना चाहता हूं सभ्य समाज से, यदि वो अपना दंड लेके चले, मान लो जो विद्यालय के जो नियमावली के हिसाब से वो दंड नियमावली नियम है वो लेके चलती है, तो बताओ उन मातृशक्ति की गले की चेन तोड़ने की कोई हिम्मत करेगा? नहीं करेंगे। और तीसरी बात यह है कि पालनहार की अति से करुणा और कृपा है, उस दंड के अंदर संपूर्ण स्वास्थ्य का विज्ञान समाहित किया है। मतलब एकदम जो समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो लाभ मिलेगा उसको, सब अगर कोई पालन करेगा। 1 घंटे में हॉस्पिटलों में कितनी मौत हो रही है? हमें कोई एक गांव दे के देखे ना, एक गांव दे दे सरकार कि एक गांव ये आपका है, ये 20,000 या 10,000 लोग हैं, इन गांवों को आप गोद ले लो। पालनहार गोद तो लेता ही है ना, कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई सांसद या कोई पार्षद या सरपंच ही करे, साहब हमारे गांव को गोद ले लो। उसका संपूर्ण स्वास्थ्य विज्ञान पालनहार निःशुल्क व्यवस्था से कर सकता है, और वो पालनहार ने सारा संपूर्ण विज्ञान उस दंड में समाहित किया है। जी अब बताओ, एक ऐसा समाज जिसको हॉस्पिटल पहुंचना ना पड़े, एक ऐसा समाज जिसको किसी आक्रमण से शिकार होना ना पड़े, एक ऐसा समाज जिसके बच्चे किसी अकाल मृत्यु के शिकार ना हो, एक ऐसा समाज जिसमें हर दिन पुकार की जाती हो, एक ऐसा समाज जो हमेशा विप्रों का सम्मान करता हो, विद्वानों का, आचार्यों का सम्मान करता हो, एक ऐसा समाज जो संगठित रहता हो, अपने माँ बाप को छोड़ के विदेश ना जाता हो, एक ऐसा समाज जो घर बैठे ही समर्थ बन जाता हो। कितने गुण बताएं, कितने। एक ऐसा समाज जो अपनी परंपराओं और पीढ़ियों से जुड़ा रहता हो, एक ऐसा समाज जो अपने कल्चरल एक्टिविटीज को निभाता हो, एक ऐसा समाज जो बचपन से ही बच्चों को शस्त्र और शास्त्र का विज्ञान देता हो। क्या उस समाज की दुर्गति कभी हो सकती है क्या? जी नहीं हो सकती। और पुकार के जितने सहभागी सदस्य होंगे वो आपस में लड़ेंगे नहीं। यदि गांव का गांव पुकार का सदस्य बनता है तो आपस के झंझट खत्म, लड़ाई दंगे खत्म, तो पुलिस की क्या जरूरत है? और जब पुलिस की जरूरत नहीं है तो फिर न्यायालय की क्या आवश्यकता है? जहां जन्म गुजर जाते हैं, बरसों बरस हो जाते हैं, राम जी को न्याय के लिए खुद को 500 वर्ष से ज्यादा धक्के खाने पड़ते हैं, तो ऐसी न्याय व्यवस्था की भी आवश्यकता नहीं है, पुलिस की भी जरूरत नहीं है, आपस में लड़ने की भी जरूरत नहीं है। तो इतना सा, मतलब
इतना सबसे छोटा पाठ्यक्रम है विद्यालय का पुकार, वैष्णव विवेक विद्यालय का सबसे छोटा पाठ्यक्रम है वर्तमान में पुकार। और उस सबसे छोटे पाठ्यक्रम की दिव्यता और भव्यता वर्तमान में मैकॉले का या विदेशी पाश्चात्य दर्शन का सबसे सर्वोत्तम पाठ्यक्रम है, उसके साथ भी आप करेंगे तो कहीं भी आसपास वो टिकता नहीं है। यदि पूरा गांव का गांव, पूरे समाज के समाज यदि मंदिरों में जाएंगे, मठ में जाएंगे, मंदिर से जुड़ेंगे, तो मान लीजिए चढ़ावा तो लोग करते ही है ना, जगत में सब जगह करते हैं। यदि उस मंदिर में 1 रुपया भी औसत प्रतिदिन का कोई करेगा तो मंदिर की पर्याप्त वहां पर व्यवस्था रहेगी, और वो व्यवस्था पुजारी के परिवार को, पुजारी को भी पाल लेगी ना, कि नहीं पालेगी? तो बिल्कुल पहले वैसा होता ही था है तो पुकार वही तो है, आपको अपनी परंपराओं से जुड़ रहा है ना। अब यदि ब्राह्मण को, यदि विप्र को, पुजारी को अपने पेट की चिंता नहीं रहेगी, बच्चों की चिंता नहीं रहेगी, तो फिर वो त्रिकाल संध्या करेगा कि नहीं करेगा? जी, बिल्कुल करेगा। और यदि त्रिकाल संध्या करने वाला विप्र आपने एक भी खड़ा कर दिया, यदि परंपरागत रूप से निष्ठावान ब्राह्मण एक भी बचा लिया, तो आपने पूरी सृष्टि बचा ली, ऐसा शास्त्र और गुरुजन कहते हैं। जी तो पुकार कोई सामान्य चीज नहीं है। अभी देखो, अभी जो पुकार चल रही है, जिसके विद्यार्थी 15-20 दिन से तो क्लासेस लेने लगे, उन विद्यार्थियों का अनुभव देखो ना। मतलब स्कूल्स की रिपोर्ट आ रही है कि साहब ये सबसे डफोड़ संघ बच्चा था, सबसे मतलब अंतिम लेवल का बच्चा था, और आज से नहीं बरसों बरस से था ये बच्चा, जिसका दिमाग ही नहीं था, बोले इसको कुछ भी नहीं आता जाता था। लेकिन पुकार में मतलब क्या इसमें चमत्कार, वो तो जानते नहीं कि पुकार कर रहा है, क्या इसका चमत्कार हो गया कि ये बच्चा दिव्य हो गया। अभी बता रहे हो, याद फिर जो करेंगे। सामान्य विद्यालय से रिपोर्ट आ रही होगी जहां वो जाते होंगे। हाँ, वो तो किसी और स्कूलों में पढ़ते हैं ना, धक्के खाते हैं ना कहीं बच्चे माँ बाप की वजह से। तो पहले रिपोर्ट ये थी कि वो जूती खाता था हमेशा, फिर भी नहीं समझ पाता था। और अब रिपोर्ट ये है कि इसके हो क्या गया भाई, ये अभी इस महीने तो बदल ही गया है सब कुछ, इसको याद भी होने लगा है, और ये तो हर काम फटाफट कर रहा है। क्या बात हुई है इसकी, तो मतलब वहां का स्टाफ उसमें थुतकी डालता है, नजर ना लग जाए छोरे के। क्या परिवर्तन हुआ भाई इसमें? जिसको 1 महीना भी अभी पुकार में हुआ नहीं है, और पुकार का भी अभी विधिवत शुभारंभ ठीक ठीक से हुआ नहीं है। जी और कितने बच्चों ने अपनी ट्यूशन जाना बंद कर दिया पुकार के माध्यम से? कितने बच्चे ऐसे जो ट्यूशन जाना बंद कर दिए? और एक समझदार समाज को ये समझ रखनी चाहिए कि नहीं, जब मैं ट्यूशन फीस स्कूल को देता ही हूं, तो फिर मेरे बच्चे को एक्स्ट्रा ट्यूशन की क्या जरूरत है? जी कौन सा ऐसा स्कूल है जो ट्यूशन फीस नहीं लेता है? वो तो लेता है। जब आपका बच्चा का ट्यूशन फीस आप जमा करते ही है, तो फिर उसको एक्स्ट्रा ट्यूशन की क्या रिक्वायरमेंट है? तो जी स्वाभाविक नैसर्गिक रूप से वो जो पुकार के प्रवेश के माध्यम से वो बच्चे अपने जिंदगी में सैद्धांतिक दोषों से बचने लग गए, और घर का पैसा बचने लग गया। ट्यूशन में कितना पैसा बर्बाद होता है। जी और इसके अलावा यदि जैसे कि कुछ बच्चे, जैसे कल ही एक बच्ची आई थी, स्कूल के अलावा वो कहीं कराटे की क्लास जाती है। वो स्कूल के अलावा कराटे की क्लास ज्वाइन कर रखी है। अब ये देखो कि कराटे की क्लास मतलब उसको एक्स्ट्रा पे देती है वो 24-25 हजार रुपए। तो अब एक बात समझने की है, जब आपके स्कूल में मान लो स्पोर्ट्स है, तो बच्चे को फिर कराटे के लिए बाहर क्यों भेजना पड़ रहा है?
तो कहने का मतलब है आप ट्यूशन फीस स्कूल को दो, फिर तैयार बच्चे को बाहर से करवाओ। आप स्पोर्ट्स की फीस स्कूल को दो, स्पोर्ट्स बच्चे का बाहर से करवाओ। तो एक इतनी समझ तो अकल तो धेले भर की गधे में भी होती है कि भाई कर क्या रहे हैं हम। लेकिन ऐसी सारी विकृतियों का विनाश पुकार में प्रवेश से करने मात्र से, प्रवेश लेने मात्र से विद्यार्थी अपने जीवन में नहीं होने देता इन विकृतियों को, शायद से वो विकृतियां मिटने लगती है। तो पुकार के जो अनुभव है या पुकार की जो दिव्यता और भव्यता वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है। ये तो एक अनुभव गम्य विषय है। आप अनुभव करके देखें तो पता चले कि क्या शक्ति और सामर्थ्य है। या कोई सरकार, संस्था या ग्राम, गांव या कोई एमएलए, प्रधान हमें कोई एक गांव गोद देके देखें, साहब ये गांव हम आपको गोद देते हैं, हमें उनको और कोई सहयोग नहीं चाहिए है? और क्या सहयोग चाहिए? कुछ नहीं चाहिए हमको तो, लेकिन वो देवे तो सही, आगे आए तो सही। जी जी राधे राधे। तो ये पुकार का आपने मतलब बता दिया कि मतलब क्या क्या लाभ स्वाभाविक रूप से मिल जाएंगे पूरे समाज को, मतलब प्रार्थियों को तो मिलेंगे ही मिलेंगे, पूरे समाज को ही मिल जाएंगे। तो राधे राधे, इसमें आज जैसे आपने एक बात कही थी, एक्चुअल में ये बात मैंने कल बी सिंह साहब के सामने रखी थी। मुझे इतना विस्तार से नहीं पता था, लेकिन जो मोटा मोटा सुना था उसके आधार पे मैंने उनको बोल दिया था कि भाई जो वहां पे प्रार्थी होंगे उनके मतलब जॉब की गारंटी रहेगी। तो उन्होंने स्टेट पे बोला, भाई क्या गारंटी है? देखिए, अब कोई ये कहता साहब लिखित में दे दो, गारंटी क्या है? लिखित में दे दो, गारंटी क्या? जो दोगे क्या बच्चे को? तो उसकी एक व्यवस्था है। आप हमसे पालना जो है उनके माध्यम से जो भी संस्था का लीगल कॉन्ट्रैक्ट आप बनवा लो 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पे, और उसमें लिखवा लीजिए ये मेरा बच्चा नियमानुसार 13 वर्ष जो पाठ्यक्रम है पुकार का करेगा, यदि इसको नौकरी नहीं मिलेगी तो पालनहार इसके लिए उत्तरदायी रहेगा कि जो भी शुल्क इसने दिया है अब तक का वो शुल्क पूरा रिफंड करेगा। बस उसमें इतना ही होगा कि फीस उसकी डबल हो जाएगी। 600 रुपए लेते हैं मासिक, 1200 रुपए हो जाएगा। मतलब अभी वर्तमान में ये चल रहा है, जो वो यदि बढ़ेगा कभी तो थोड़ा वो बढ़ता है, जो नॉमिनल वगैरह तो बढ़ेगा, वो अलग बात है। लेकिन वो सामान्य जो बिना गारंटी वाले जो लिखा नहीं रहे हैं उनसे डबल उसको पे करना पड़ेगा। तो यदि मान लीजिए उसको जॉब कैंपस प्लेसमेंट हम नहीं दे पाए तो उनको रिफंड कर देंगे पूरा का पूरा पैसा। जी वैसे तो ये जैसे पूरा समझने के बाद तो वो नौकरी नाकरी की चाहत ही नहीं रहेगी मेरे हिसाब से प्रार्थी। तो जैसे अगर जितना विस्तार से अभी आपने बताया है, ऐसे ही अगर लगातार नियमित रूप से वो 13 साल अगर कोई जुड़ा रहता है या नियमानुसार उसको पालन करता है, जो भी बताए जाएंगे यहाँ पे विधि निषेध या जीने के जो तरीके बताए जाएंगे, तो उसके बाद तो मुझे तो नहीं लगता कि किसी को नौकरी चाहिएगी। तो नौकरी हाँ, तो मांगेगा ही नहीं। नहीं मांगेगा नहीं, यही तो हम कहना चाह रहे हैं। भारतीय दर्शन में नौकरी की व्यवस्था नहीं थी। भारतीय दर्शन में नौकरी की तो व्यवस्था ही नहीं थी। लेकिन अब आप प्रति प्रश्न कर सकते तो फिर आप तो ये कह रहे हो नौकरी दो, देंगे हम। अब आप कह रहे हो कि दर्शन में व्यवस्था ही नहीं थी, तो हम तो ये कह रहे हैं कि उनको नौकरी चाहिए तो हम उनको नौकरी दे देंगे और वहीं दे देंगे। हाँ, मतलब जिसको चाहिएगी तो मिल जाएगी। मिल लेकिन जाएगी। मतलब समझने के बाद मुझे तो ये लग रहा है कि कोई प्रार्थी नौकरी मांगने आएगा नहीं। जैसे हमारे मुख्य पाठ्यक्रम के विद्यालय के विद्यार्थी, उनके माता पिता रिटर्न लिख के देते हैं
हमारे बच्चे नौकरी नहीं करेंगे, और हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बच्चों पे दबाव नहीं डालेंगे नौकरी का, तो रिटर्न देते हैं ना वो। तो कहने का मतलब ये है कि अपने बच्चे को नौकर कौन बनाना चाहता है? मैं तो यही समझ नहीं आ रही, इतना चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं। मालिक तो बनाने का चलो विचार आ सकता है, अज्ञानता बस, लेकिन नौकर का विचार किस में बुद्धि में आ सकता है? और वो भी भारत के इतने प्रबुद्ध व्यक्तित्व के जो धनी लोग थे, उनके अंदर ये कीड़ा घुसा हुआ है कि नौकरी करानी बच्चे को। जी। हाँ, नौकरी कराने का मतलब इसलिए कीड़ा घुसा हुआ है लोगों पे कि अब नौकरी के अलावा उनको जो ये भूख पैदा हो गई है भौतिकता की, इसकी पूर्ति के लिए कोई रास्ता मिल रहता नहीं है उनके पास। उनकी हाँ, समझ से उनको ये लगता है कि भाई नौकरी के बिना तो हम जी नहीं पाएंगे। अच्छा, तो वो तो हम डे डे फर्स्ट से दे रहे हैं ना, वो पहले दिन से दे रहे हैं आपको। वो जो भूख है ना, आपकी प्यास है ना, जो भाई भौतिकता की या संसाधनों की, सफलता की, वो तो हम बिना पाठ्यक्रम के ही तो दे रहे हैं आपको। 13 साल इंतजार क्यों कर रहे हो? पहले दिन ही दे रहे हैं नौकरी आपको। हम्म? वो तो प्रहरी का ऑफर हम तो सारे सर्व समाज को दे रहे हैं, जात पात की बात ही नहीं है, सब समाज को दे रहे हैं। जात पात पूछे ने कोई हरि को भजे जो हरि को। यदि आप संपन्नता का दर्शन करना चाहते हैं तो हम तो डे फर्स्ट से, और उसमें ये भी नहीं कह रहे हैं कि आपका बालक 18 वर्ष का हो, आपका बच्चा भले ही 8 वर्ष का क्यों ना हो, उसी को दे रहे हैं वो ऑफर। तो हम एक प्रोफेसर से ज्यादा महत्व, एक प्रोफेसर, एक आईएएस, एक आरएएस, एक मतलब जो भी मैनेजमेंट गजेटेड अधिकारी, उनसे ज्यादा बेहतरीन कैरियर तो आपके बच्चों को आज भी हम ऑफर कर रहे हैं ना। ले लो, बिना फीस के कर रहे हैं, बिना पाठ्यक्रम के कर रहे हैं। उसके लिए कौन सा जी इंतजार करना है? और दुनिया के किसी कोने में ले लो, बताओ आपको कहाँ चाहिए। जी। जी जी। एक ग्राम में, मान लो एक गांव में, आप ये बताओ कितनी जनसंख्या औसत रहती है वहां पर? क्या औसत गांव मतलब अलग अलग साइज के हैं, कहीं तो छोटे भी हैं बड़े भी, तो 2-3 हजार तो समझ ही सकते हैं एवरेज। नहीं, औसत कहीं की तो बात, 10,000 भी मिल जाएंगे कहीं। औसत की बात कर रहा हूँ। 2,000। अब 2000 यदि गांव में प्रार्थी होते हैं, क्योंकि पुकार तो सबके लिए ही तो जरूरी है, जी और यदि 2000 प्रार्थी वहां पर होते हैं तो मोटा मोटा ये मान के चलो एक कॉरपोरेट की जितनी सेवा राशि होती है ना, वो तो वो बच्चा वहां बैठा बैठा भी ले रहा है। नहीं तो वो उस पूरी आबादी उससे जुड़ेगी। अब आप बता दो कि ये सारे बेनिफिट्स, ये सारी चीजें विधिवत समाज के सामने रखी जाए तो कौन ऐसा है जो नहीं जुड़ना चाहता है? और चलो भले कोई बात नहीं है, तो उसमें क्या दिक्कत है? आप नहीं जुड़ेगी तो कोई दिक्कत नहीं, आधा कर लो, तो भी एक आईएएस अधिकारी के बराबर तो है ही। अच्छा ये बताओ, जैसे आप मान लीजिए एक इतने बड़े सीनियर ऑफिसर हैं एयरफोर्स के, भारत की सबसे अच्छी उत्तम फौज के, तो आपसे तो डबल बैठा रहेगा वो। नहीं, वो तो प्रहरी का तो हो जाएगा। जैसे जो प्रार्थी के लिए भी कंडीशन होगी, जैसे मान लो एक गांव का आपने उदाहरण दिया ये कि 2,000 लोग हैं, सब जुड़ जाएंगे तो ठीक है। जो प्रहरी बना है उसका तो चाहे वो आधे भी जुड़ जाए, 500 भी जुड़ जाए तो भी व्यवस्था पूरी हो जाएगी। तो वो जो प्रार्थी हैं बाकी,
तो उनका ये तो क्राइटेरिया नहीं मीट होगा अर्थ वाला। वैसे उनको लाभ बाकी सब मिलेंगे ही मिलेंगे 100%, बाकी लाभ मिलेंगे। अरे तो इसीलिए तो प्रार्थी के लिए गारंटेड नौकरी की व्यवस्था है, कैंपस प्लेसमेंट की व्यवस्था है ना सबकी। प्रहरी की थोड़ी है, वो तो प्रार्थी की है ना प्लेसमेंट की व्यवस्था तो। जी हाँ, फिर वो वहाँ वो सेवा विस्तार हो जाएगा, कहीं ना कहीं तो वो सेवा मिलेगी सबको। नहीं, हम ये कह रहे हैं ज्यादा जटिल नहीं है। परम पूज्य जैसे जो अपने महापुरुष हुए हैं, जैसे गांधी जी का जो स्वराज्य का जो मॉडल है, या जो भी भारत का पुराना दर्शन है, तो पुराने दर्शन के आधार पे हमारे यहाँ जो इकोनॉमी होती थी ना, इकोनॉमी वो गांव बेस होती थी। जी जी गांव के इंसान की सब आवश्यकताओं की पूर्ति वहीं हो जाती थी। जी चाहे जूती ले लो, चाहे कपड़ा ले लो, चाहे भोजन ले लो, चाहे मसाले ले लो, अंत्येष्टि संस्कार ले लो, विप्र ले लो, अध्यापक ले लो, विद्यार्थी ले लो, मतलब सारी की सारी व्यवस्था, सुरक्षा ले लो, ब्यूरोक्रेसी ले लो, उनका अपना सारा का सारा एक सब तंत्र उनका अपना निजी होता था। आप लोगों को ये जानकारी है या नहीं? है, ये तो हमने देखा भी है, मतलब पूर्ण रूप से नहीं तो आंशिक रूप से ये व्यवस्था तो हमने भी देखी है। तो जब देखी है, अब वहां पर कोविड आ गया, मान लो, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत ही नहीं है, पॉल्यूशन की जरूरत ही नहीं है, वहां जिम की आवश्यकता ही नहीं है। भाई आपका जो कैचमेंट एरिया है 10-15 किलोमीटर का है, मुश्किल से 20 किलोमीटर होगा, आदमी अपना पैदल ही सारे काम कर लेते हैं। मतलब 20 किलोमीटर तो नहीं होता है गांव का, लेकिन पूरा एरिया मान के 10 किलोमीटर पकड़ो, तो वो सारे के सारे काम अपना फिजिकली पांव से करते हैं। तो पांव से करेंगे तो हॉस्पिटल की आवश्यकता है क्या है? हमारे पूर्वज बेकार थे क्या, मूर्ख थे क्या, या इतना टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नहीं थे क्या, जिनको हॉस्पिटल खोल नहीं पाए भारत में कभी? उस समय आवश्यकता महसूस ही नहीं हुई, आवश्यकता नहीं नहीं थी नहीं इसलिए नहीं खोल। नहीं, महसूस नहीं है, मानव समाज के अंदर इसकी उपयोगिता ही नहीं है। जी जी मानव समाज के अंदर हॉस्पिटल की कोई उपयोगिता नहीं है, और जब उपयोगिता है ही नहीं तो अनुपयोगी काम हमारे पूर्वज कभी करते नहीं थे, जी जी बिल्कुल। इसलिए नहीं किया उन्होंने। अब उन्होंने ये सोचा नहीं। अब आप ये देखो, आज जितने भी रोग होते हैं, किसी भी डिजीज बीमारी का आप रिसर्च कर लो, वो आपकी अपनी स्वयं की मूर्खता से होते हैं। जी अब आप ये कहोगे कि एक्सीडेंट मूर्खता, तो एक्सीडेंट भी प्राय मूर्खता से होता है, लेकिन मान लो बड़ी सावधानी से भी मान लो ब्रेक फेल हो गया, तो ब्रेक फेल की जरूरत क्या भाई? 10 किलोमीटर कौन सा तुम्हें हाईवे बनाना है, कौन सा तुम्हें प्लेन चलाना है? 10 किलोमीटर की यात्रा पैदल करो। जी भारत के इतिहास में कभी आप बता दो कि साहब अमुक पुराणों में लिखा है कि इतने लोगों का एक्सीडेंट हुआ और मर गए सारे के सारे, बताओ कि लिखा हो? अब बिल्कुल। इन मलेच्छ बुद्धियों ने जो प्लेन का आविष्कार भी किया है, उसमें भी ऐसा फटाका होता है कि एक भी नहीं बचता उसमें से, जबकि हमारा जो प्लेन था वो पुष्पक विमान था, कहीं गिरता ही नहीं था। कहीं लैंड करवा लो उसको, फ्यूल की जरूरत नहीं, पॉल्यूशन की आवश्यकता नहीं। अब इन्होंने पॉल्यूशन कर करके प्रकृति का ऐसी तैसी कर दी। मतलब आप सोचो। और दूसरी बात क्या है, हम इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं आज, लेकिन याद रखो, जो हमारा अभी शहरीकरण हो रहा है ना, जो हमारे समाज का शहरीकरण हो रहा है, ये एक भयंकर विस्फोटक बनेगा। शहर में अच्छी हवा नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, तो एक बात बताओ कि बिना
हवा और पानी के कोई समाज जी पाएगा? हाँ, ये तो बहुत बड़ी समस्या का जिक्र आपने किया कि हमारे इस जयपुर शहर में ही देख लो, यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ही पानी की है। करोड़ का नहीं, मकान है, पानी आता नहीं है। अब हम ये पूछ रहे हैं, जयपुर छोड़ो, जयपुर में पहले जो रामगढ़ डैम से पानी सप्लाई होती थी, रामगढ़ डैम में 80s के दशक में कितनी प्रतियोगिता होती थी, एशियाड प्रतियोगिताएं। जी एशियाड प्रतियोगिताएं होती थी, नौकायान प्रतियोगिता होती थी, इतना पानी था यहाँ पर। और उसके बाद भी जब पानी खत्म हो गया, उसके बाद हजारों ट्यूबवेल लगा करके इसमें से जयपुर को पानी दिया जाता था। और अब जी एक बूंद नहीं है वहां पर, एक बूंद। कितने जी ट्यूबवेल लगा लो, 1000 फीट करवा लो, 2000 करवा लो, एक बूंद पानी नहीं है। अब पानी कहां से आ रहा है? एकमात्र सोर्स है जो इतने शहरों को पानी पिला रहा है, अजमेर, जयपुर, दूदू, दौसा, टोंक, निवाई और पता नहीं कहां कहां जा रहा है, वो है अपना बिशलपुर डैम। जी। और कल अब को ठाकुर बिशलपुर जी कब की, रामगढ़ बन जाएगा पता नहीं। हाँ, कल को ठाकुर जी की लीला ऐसी हो जाए, वहां भी छुर घुस हो जाए, तो अब क्या करो जी? फिर तो मारकाट मच जाएगी। मचेगी कि नहीं मचेगी? बिल्कुल भयावह स्थिति हो जाएगी। अगर एक महीने पर जयपुर में पानी नहीं आया तो लोग आपस में ही मर जाएंगे। तो मर गए ना फिर। तो मरने के बाद सोचोगे कि मरे ना, इसलिए पहले से प्लानिंग करोगे? ये सब विचार है भाई। पालनहार कह रहा है, चेता रहा है, और आपके घर बैठे व्यवस्था कर रहा है, तो फिर उसमें रोक क्यों रहे हो? हम्म। जी जी ये सब शक्ति पालनहार पुकार छोटे से पाठ्यक्रम में समाहित है। भारतीय दर्शन में, सनातनीय दर्शन में सामूहिक परिवार की भयंकर आवश्यकता और उपयोगिता है। आज तो पति पत्नी साथ नहीं रह रहे, वही कभी कभार 15-20 दिन से मिलते हैं। शहरों की तो ये दुर्दशा है। उधर सरकार अपनी कैपिटल, भारत जो इंडिया की राजधानी कर रखी दिल्ली, भारत की राजधानी जो हस्तिनापुर, तो उसको बचा नहीं पा रही है पॉल्यूशन से। वो परेशान हो रही है, बरसों बरस हो गए, बोले ये तो साहब वो इधर से किसान जो है फसल जलाते हैं उसका पॉल्यूशन है। वो कहते हैं साहब गाड़ियों को बंद कर दो, वो कहते हैं ऐसी गाड़ी निकाल दो। सही, इतना पैदल थोड़ी है भारत की संस्कृति और सभ्यता। जी जी बिल्कुल। ये मतलब ये जो व्यवस्था है, ये सोच है, इसमें तो कोई मतलब सवाल हो ही नहीं सकता। बस अब सिर्फ बात ये है कि इसको लोग समझे कैसे। तो वो आप मंत्र देते ही हैं कि भाई जब हम समझेंगे तभी लोग समझेंगे। तो बस इसमें तो हाँ, मतलब अब समझ के जुट जाने वाली बात है बस। हाँ, तो हम समझे ना, समझने में क्या, आप जैसा चाहो वैसा समझो। आपको समझने के लिए भी कहीं आना नहीं, घर छोड़ना नहीं, ड्यूटी छोड़नी नहीं, घर बैठे समझो। आपको घर बैठे ही तो समझा रहे हैं, और फ्री जी में जी तो समझा रहे हैं, कौन सा पैसा ले रहे हैं समझाने का? हम्म। जी और कोई कहता आप आगन तो पीसा ही को नहीं, तो नहीं पीसा तो निःशुल्क ही भेजो टाबरा ने, बूढ़ा ने, बुढ़िया ने। तो सास भी कभी बहू थी, वो देख देख करके आपस में लड़ती रहती है रात दिन। जीवन नरक बना रखा, मरने के बाद भूत बन जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये व्यवस्थाएं दिव्य और भव्य पुकार की है, और ये तो इतना दिव्य है कि साल भर भी यदि पुकार के गुणगान गाते रहे तो बहुत कम पड़ेगा। हमने तो भूमिका के बतौर रखा है, बाकी कोई पर्टिकुलर कोई पूछा है कि ये क्या है, ऐसे कैसे, इसमें क्या है, तो बताएंगे ना, जिज्ञासा देंगे, समाधान देंगे। जी जी
और इतना दिव्य और इतना भव्य अद्वितीय यदि प्रकल्प आपके दरवाजे आया है, पालनहार पुकार हैं, और यदि पालनहार आपके द्वार, तो फिर भाई क्यों दरवाजा नहीं खोल रहे हो? खोलो। अब कोई कहता पीसा की बात है, पीसा मांग रहे था, फ्री में बुला रहे हैं। कोई के साहब दूर है, तो दूर की कहीं बात है, ताका मोला का मंदिर में बुला रहे हैं। कोई के साहब एकांत में कहते हैं चोड़ो चौगान बुला रहे हैं। कोई कहते माँ के जात तो या ने मैं तो अछूत थान कुण कियो थे, सबने बुला रहे हैं, वेद गुण कर रहे। कोई के मैं तो बूढ़ा हो गया, तो बूढ़ा ने भी बुला रहे हैं। कोई के मैं तो किन्नर हाँ, तो किन्नर ने भी बुला रहे हैं। बताओ कौन न मना कर रहे हैं? जी कोई के मैं तो साहब भी स्कूल छोड़ कौन सा का बात मांगी, प्राण बन गई है भी मैं मरनो मान दो, सानू कौन स्कूल छुड़ा रही है? तो स्कूल आर फिर भी बाद में आ जाओ भाई। फर्स्ट हुआ ये, तो इसका तो ये पुकार, ये जो प्रहरी वाला है, ये आ गया समझ में। और दुनिया के किसी प्रोफेशन से, किसी भी सिविलाइजेशन से, किसी भी व्यवस्था से, सरकार के किसी भी प्लानिंग से आप तुलनात्मक अध्ययन कर दो, पालनहार के किसी भी प्रकल्प को बीट कर दोगे तो आप कहोगे वो करेंगे। नहीं हो सकता। दुनिया के ये जो आधुनिक प्लानिंग है, तो उनका तो हश्र वैसे ही दिख रहा है हमें, 2-4 साल में ही दिख जाता है। कोई भी प्लानिंग गवर्नमेंट की 5 साल से ज्यादा टिकती ही नहीं है। वो खुद ही मजबूर हो जाते हैं उसको बदलने के लिए। और हम ये कह रहे हैं 5000 पीढ़ी के बाद भी ये व्यवस्थाएं एज इट इज बनी रहेगी, स्मूथ बनी रहेंगी और दिव्य और भव्य बनी रहेगी, 5000 पीढ़ी के बाद भी। जी ये सनातन की शक्ति है, सनातन की ऐसी दिव्य और भव्य व्यवस्था है। अब इस व्यवस्था को तो भाई अब ठाकुर जी तो कोई भेद करे को नहीं, ते जिन्हें समझाओ बचाओ, भी ने समझा दो, नहीं तो बुला लो मैं समझा देवा। अब समझा हुआ कि व्यवस्था सुबह लागा रात ही व्यवस्था है ही ना। अब यदि कोई कहे कि एक एक आदमी को भेजो थे बाग घर आई जा, अब वो भी कर ही रहे हैं। जो हमारे मैदान गोष्ठी वाले 300 परिवारों तक जाते ही है रोजाना। भाई एक सदस्य लगभग जाता ही होगा, मतलब 300 का मतलब है 2000 बंदों तक तो पहुंच रहा ही है। लेकिन सर्व समाज का सहयोग भी तो अपेक्षित है ना भाई। सर्व समाज अपना लाभ लेना चाहे तो वो खुद आगे आएगा तो लाभ मिलेगा। अब हमने ये कह दिया कि कोई गांव गोद दे दो, कोई जगह गोद दे दो, अब भी मैं कोई पैसा थोड़ी मांग रहा है सरकार के, सरकार में कोई मदद ही कौन मांग रहा है मेरे को कि मान पैसा दे जी, फंड देते हुए सब व्यवस्था पालन आपकी करे। लेकिन आप कुछ तो करो। प्रकृति को आपने इतना गंदा बना दिया। पेड़ जितने भारतीय सनातनी परंपरा से जो दिव्य और भव्य प्रकृति की व्यवस्था थी वो नष्ट कर दिया आपने। जितने जंगल अब खड़े हैं ना, उसमें वो ऐसा पेड़ खड़ा है जिसको विलायती बबूल बोलते हैं। वो कोई काम का नहीं है, उसको जानवर भी नहीं खाता। जी जी आंखों से अंधा समाज वो ये नहीं समझ पा रहा, उसको जानवर नहीं खा रहा है तो ऑक्सीजन नहीं देता है, उस पेड़ का क्या फायदा है जी? सरकारों ने हेलीकॉप्टर से भी छिड़क छिड़क के वो पेड़ लगाए हैं। और जो मूर्ख समाज ये नहीं समझ पा रहा, मेरे गांव की सारी मान लो तालाब की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, झरने की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं खत्म कर दी मनरेगा ने। अठिने खाडा खोदो, अठिन थे खाडा खोद दो, वो खोद दियो, बिना बूर दो, बाडोली चढ़ा दो, बिना हटा दो। सब पानी की व्यवस्था, जितने भी जगह जगह डैम की व्यवस्था थी, छोटे छोटे डैम थे आसपास के एरियो में, वो सब खत्म हो गए। वो देख लो आपके बुदौली का डैम, जिससे नहर सप्लाई होती थी, उसमें पानी नहीं है, मतलब आदमी मर जाए खड्डा खोद के, उसमें कुछ भी नहीं है। जी जी कहाँ तक उसका पानी जाता था, कहाँ तक बरसात का पानी इकट्ठा होता था, कहाँ गया जी वो? खड्डा खोचड़ा भर दिया। अरे मूर्खो,
आप कोई मनरेगा के खड्डे खोदोगे, क्यारी बनाओगे, उसमें पानी टिकेगा, और पानी टिके कहाँ जाएगा, उससे पानी आएगा? आज तक आया हो तो बता दो तो कि किसके आ गया घर में? मनरेगा के खड्डे तो जगह जगह खुदे। मतलब कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो पैसा जबरदस्ती जनताओं छीनो, पैसा का दोहन के नाम पर, प्रोडक्शन के नाम पर मिलावट करो और फिर बनाओ, और फिर ना वो फिर जनता खाओ भी ना, भी जहरू मर जाओ। मतलब कैसा उल्टा पुल्टा समाज, माथा समाज खराब हो जाता है। और दुनिया जो है उसको समझ आ रही है कि यही जीवन है। क्या कर सकते? जी कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, स्पष्ट हो रहा है सब। तो आकर भारतीय, के बात ये है, सब जिस ये है, ये प्रकल्प अलग अलग हैं, अलग अलग लोगों की मानसिकता के हिसाब से उनको तैयार करने के लिए, लेकिन मूल उद्देश्य यही है कि जो प्राचीन भारतीय संस्कृति है उसकी पुनर्स्थापना हो और नहीं, समस्या रहित समाज जीवन बन जाए। भारतीय संस्कृति तो एक ही है, वो कभी प्राचीन होती ही नहीं है, वो तो सदा नूतन बनी रहती है। भारतीय संस्कृति, परमात्मा की संस्कृति, भगवान की संस्कृति, वो तो सदा नूतन बनी रहती है। जिस तरह से भगवान सदा नूतन है, वैसे संस्कृति नूतन है। इंडियन जी कल्चर, जी, जिसका मतलब भारतीय अभ्यास से कल्चर, कुछ साल पहले तक। नहीं, इंडियन कल्चर और भारतीय संस्कृति, इनमें बहुत भेद है। हाँ जी तो जी। हम भारतीय दर्शन की बात कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं। लोग खूब कहते हैं मतलब छुआछूत कर, उसका नहीं, लोग कहते हैं उसके छुआछूत बाद में करते हैं उसको लोग फॉलो करें। ना जी। मूल उद्देश्य ये हो गया कि जो भारतीय संस्कृति को छोड़ के इंडियन कल्चर में रच बस गए हैं हम लोग, वो वो वापस में रिवर्स गियर लगे और वापस भारतीयता की तरफ लौटे। हाँ, वो मतलब भटक रहे हैं ना, वहां वो शांति नहीं पा रहे, वो नींद की गोली से भी नींद नहीं ले पा रहे, वो मतलब वहां जी नहीं पा रहे, मतलब वो जी नहीं पा रहे, तो वो अब घुट घुट के मर रहे हैं। तो मरते इंसान को हम तो एक सहारा दे रहे हैं ना, एक रास्ता दे रहे हैं ना, जीना है तो आ जाओ। जी जी। जीना है तो आ सकते हो ना, और जीना सब चाहते हैं। जीना तो सब चाहते स्पष्ट। हैं। भारतीय दर्शन में कभी भी पुलिस की व्यवस्था नहीं थी। नहीं थी, हाँ। भारतीय दर्शन में इस तरह की न्याय व्यवस्था नहीं थी। भारतीय दर्शन में कोई भेदभाव नहीं था, जात पात का भेद नहीं था। मतलब जी भेद किसी नाम का ही नहीं था, भेद बुद्धि थी ही नहीं। भारतीय दर्शन में मातृशक्ति के साथ में कभी कोई शोषण नहीं था। यदि आप अपनी मिडाइवल हिस्ट्री को उठा करके उसको भारतीय दर्शन कह दोगे, तो मूर्ख समाज तो मान सकता है, जो भारतीय दर्शन का जो जानकार है वो क्यों मानेगा उनको? जी जी। बस यही तो, इसी षड्यंत्र में तो फंस गए। वही पढ़ा दिया गया सबको, बालकों को सबको वही पढ़ाया जा रहा है, तो वो सब मान ले रहे हैं। अब हमारे ही बच्चे वो जो अंग्रेजों ने बता दिया उसी को मान के चल रहे हैं, उसी के हिसाब से व्यवहार कर रहे हैं, इसीलिए वो विरोध भी कर रहे हैं। नहीं, एक बात हमारे दिल में कचोटती है कि मान लीजिए आपके दो बच्चे हो गए, दो तो नहीं होते आजकल, एक होता है, लेकिन चलो गलती से दो भी हुए थे आपको, तो दोनों बच्चे मान लो आपको विदेश चले गए, कॉरपोरेट को ज्वाइन कर लिया या कहीं बड़े शहर में जाके बस गए। अब आप बुजुर्ग हो गए, तो आपको संभाले कौन, बताओ? समस्या हो रही है, घर घर की है समस्या, हम ही नहीं संभाल रहे अपने माँ बाप को। हैं? तो क्या भारतीय दर्शन ऐसा है जो माँ बाप को छोड़ करके भेज देता? अरे जिन्होंने आपको पाला पोसा बड़ा किया है, तो एक मतलब एक जानवर भी एक ऐसा इमोशन रखता है कि मेरे को इन्होंने सेवा किया है,
या मेरे को सहयोग किया, मैं भी इनका सहयोग और सेवा करूं। ये तो एक सामान्य वृत्ति है लोगों की। एक सामान्य मानवीय स्वभाव है कि नहीं? भाई आपने थोड़ा मदद किया तो भाव लगता है कि मैं भी मदद करूं। और आज संतान आंतड़ी फाड़ करके माँ पैदा करती है, उसी को छोड़ करके लंदन बस जाता है, वो याद करते करते मर जाती है, वो आता नहीं है संभाल ले। जी। और यदि मान लो इतने पैसे इकट्ठे कर लिए, इतना पद आपने बना लिया, तो क्या काम का आया, क्या काम आया बताओ। मान लीजिए 100 करोड़ आपने बना लिए, इकट्ठा कर लिया बैंक बैलेंस, आपको तो धेला काम नहीं आ रहा ना। भूख आपकी मर गई, नींद आपकी चली गई, संबंध आपके छिन गए, तो फिर वो 100 करोड़ आएगा किसके काम? जी। जब आप अपने माँ बाप को ही नहीं जानते हो तो फिर समाज की तो तुलना ही नहीं, कल्पना ही नहीं कि आप जानते होंगे। तो 100 करोड़ का क्या करोगे? वो तो जिस बैंक में, जिस संस्था में जहां पड़ा वहीं सड़ गया, वो संपत्ति तो और किसी की हो गई। जी। आप लोगों को लगता या नहीं लगता, हमको तो बड़ा ऐसा लगता है कि ऐसा पागल समाज कैसे है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा। गुरुदेव कहते हैं इतना पागल है ये, मतलब कुछ नहीं हो इसको। जी जी बिल्कुल सही बात है। अब कल समाज में कोई इंसिडेंट हो जाता है, किसी बहन बेटी के साथ में, किसी कहते हैं ये हो गया, फलाना हो गया, कोई किसी के साथ हो रहा है, होता है रात दिन। हमने कई दृष्टांत तो हमने दे दिए। फिर कहते हैं, फिर आते हैं जोश में, आते हैं जी हमारे बच्चे को कमांडो बनाना है, हमारे बच्चे को वो ये मार्शल आर्ट सिखाना है। मतलब उस समय जगते हैं और वो 2 4 5 दिन जोश रहता है, फिर सो जाते हैं। अरे तो जब आग लगती है तो कुआं थोड़ी खोदते हैं। कुआं तो पहले खोद करके कनेक्शन, टंकी में पानी डाल करके चेकिंग करके तैयार रखते हैं। जो अग्निशमन यंत्र जो चलते हैं, ये गाड़ियां चलती हैं, वो ऐसा है क्या सरकार ने प्रोटोकॉल बना रखा है कि भाई देखो पहले आग लगेगी ना, उस समय बोरिंग शुरू कर देना, तो बोरिंग शुरू करना आग लगते ही, और फिर निकले ना पानी तो फिर वो टैंक में भरना, फिर वो पहुंचा देना। ऐसा होता है कि मैंने तो कहीं देखा नहीं ऐसा। बोले जी अब 40 साल को हो रहे, कुटिया 4 5 छोरा मिल रहे, देखो का दांत तोड़ दिया, वो हाथ भी हटाऊ टूट गो, कुणी उतार दी, अब इन काई करा में। तो अभी ठीक हो जाए ना, डॉक्टर कह रहे 6 महीना लाग सी बेड पर रेसी, 6 महीना बाद में ठीक हो। तो मैं निर्णय पक्को कर रहा क्या साहब, अब कमांडो ट्रेनिंग में करा दे जी की कमर तो हाले को नहीं, एक्टिविटी न हो कौन से कमांडो ट्रेनिंग फिर करा देते जी। जी सही बात। कुछ स्पष्ट हुआ? यही हो रहा है सर, स्पष्ट हो गया। पुकार के और साथ इतना साथ ही बाकी नहीं, चीजें भी स्पष्ट। हम ये कह रहे हैं पुकार एक ऐसा दिव्य प्रोग्राम है। वैष्णव विवेक विद्यालय का एक भी पाठ्यक्रम सामान्य नहीं है, इतना विशेष है कि उस पर हम महीनों तक चर्चा कर सकते हैं, कई कई महीनों तक। शास्त्र की जी प्रमाणिकता के साथ में अनेक महीनों तक उसकी व्याख्या कर सकते हैं। और कोई भी पाठ्यक्रम उठा लो, कोई भी पाठ्यक्रम समाज को दिशा, सुरक्षा, व्यवस्था देने के लिए समर्थ है। जी जी। और सर्व समाज के लिए सुलभ है, दुनिया के किसी भी कोने में वो पाठ्यक्रम कर सकते हैं। जी अब ये तो कोई जैसे जागरूक हो या कोई ऐसा बहुत कोई हृदय की पीड़ा लेके चलता हो, तो ऐसे महानुभाव हो जिनके हृदय में वास्तव में संस्कृति, समाज और सभ्यता के लिए पीड़ा हो, कष्ट हो, तो यदि वो इसको जन जन तक पहुंचाने का संकल्प ले, सेवा में लगे, तो समाज लाभ ले सकता है। जी
बिल्कुल सही बात है। अब तो ये हम लोगों को लिए तो करने का काम यही है कि भाई प्रकल्प तो सारे ही अपने आप में दिव्य हैं, जैसे कि आप बता रहे हैं, और ये इस पुकार से ही स्पष्ट हो गया। सब, हर प्रकल्प वहीं ले जा रहा है सबको, चाहे जो जिससे जुड़ जाए। और अब हम लोगों का तो कार्य सिर्फ इतना ही है कि इसकी सूचना लोगों को दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जितना हो सके समझाएं, नहीं तो दोस्ती से जोड़ें। जी राधे राधे। ठीक है, स्पष्ट है। इसमें जी किसी का जी। प्रति प्रश्न तो नहीं है इनके अलावा? मिसेज गहलोत बोल रही थी शायद।